ट्रॉपिकल डेसिजुअस बायोम, मॉनसून क्लाइमेट। अच्छा, टेम्परेट वाला बात समझ में आ गई, बताओ। मेडिटेरियन क्लाइमेट, आगे देखो। ट्रॉपिकल डेसिजुअस बायोम, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। आगे अब हम लोग एंटर कर गए हैं ट्रॉपिकल रीजन में, और ये सब ट्रॉपिकल नहीं है, हाँ ठीक है, हाँ। और डेसिजुअस मतलब पत्तियां यहाँ पर भी चढ़ेंगी। मॉनसून क्लाइमेट तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा जहाँ पर ट्रॉपिक्स आ गए। इस रीजन में क्या होता है, हम यहाँ की वेदर कंडीशंस को क्या कहते हैं, ये जो येलो रीजन जो मैंने बीच में बना रखा है, क्या कहते हैं? हॉट एंड ह्यूमिड, है ना। ट्रॉपिकल डेसिजुअस बायोम, मॉनसून क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट जो होते हैं, इनको हम लोग ड्रॉट डेसिजुअस फॉरेस्ट भी कहते हैं, ड्राई फॉरेस्ट भी कहते हैं, ड्राई डेसिजुअस फॉरेस्ट भी कहते हैं, एंड ट्रॉपिकल डेसिजुअस फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो आप अपने नोट्स में या जब भी पढ़ने लगो, जैसा मर्जी करके, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ, जो भी आपका कंफर्टेबल स्ट्रक्चर है पढ़ने का, आप हमेशा इनके ये 4 नाम ज़रूर याद करना। ड्रॉट डेसिजुअस, ड्राई फॉरेस्ट, ड्राई डेसिजुअस और ट्रॉपिकल डेसिजुअस फॉरेस्ट तो मेन नाम है। लेकिन फिर भी सूखे पड़े हुए हैं, धूप पड़ रही है क्योंकि हॉटनेस है, लेकिन क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में है तो बारिश का भी सामना करेंगे, तभी तो मॉनसून क्लाइमेट है। अगर हर कुछ ही ड्राई ड्राई है तो ये मॉनसून क्लाइमेट नाम क्यों है? और इसलिए तो हरी पत्तियों वाले पेड़ यहां पर खिलेंगे। नीम का पेड़ सूखा होता है, बैम्बू सूखी होती है, मतलब सूखा इन द सेंस, मतलब समझ गए ना, ग्रीनरी और उसकी बात कर रहा हूं मैं कि जड़ जाएगा, जल्दी मर जाएगा। बैम्बू की उम्र कम होती है। इन पेड़ों को पानी भले ही कम चाहिए पड़ता है, लेकिन फिर भी ग्रीन पत्तियां या फिर लश्रस ग्रीन स्ट्रक्चर के तो होते ही है ना। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वेजिटेशन जो होती हैं वो होती है टीक का पेड़, दिस इज टीक ट्री, इन ये इसके कुछ फ्रूट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको कह दूँ क्या, फ्रूट्स और फ्लावर्स, ये इसके फ्रूट्स, फ्लावर्स और लीव्स, बताओ। मैं ट्रॉपिकल रीजन में एंटर कर गया हूँ, अब तो नीडल और वो ना बोलूँ ना, कौन? उसके बाद नीम का पेड़, नीम ट्री, बैम्बू ट्री, बांस का पेड़, एंड दे आर प्रेफर्ड बाय पांडा, साल, दिस इज साल ट्री, कुछ ऐसी होती हैं इसकी पत्तियां। शीशम, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा था, लकड़ी बहुत मजबूत होती है, दीमक नहीं लगती इस पर इतनी आसानी से। काफ़ी मजबूत लकड़ियाँ होती हैं। सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी, ये थोड़ी सी महंगी आती हैं। एक अगर आपको एक चीज़ बताऊं मैं, जो कि मैंने पढ़ी थी रिसेंटली अभी,
शिव महापुराण की किताब में चंदन की लकड़ी से अगर आप हवन कर लो, आधा किलो या 1 किलो चंदन की लकड़ी लेकर, सिर्फ आप इन्हीं लकड़ियों से, जनरली लोग आम की लकड़ियों से हवन करते हैं, आप चंदन की लकड़ी से हवन कर लो, थोड़ी सी महंगी पड़ती हैं तो उससे कहते हैं जन्मों जन्मों की गरीबी का नाश हो जाता है। रिसेंटली अभी मैंने शिव महापुराण पढ़ी थी तो उसमें एक चैप्टर था उसके ऊपर। खैर इसको आप लोगों में से देखा तो होगा किसी ने, ये अशप्रीत पार्क वगैरह में B1 में आपने आसपास देखा होगा, ये चीज़ देखी होगी आपने, जिसमें से बीजे पड़े रहते हैं, है ना, सूखे सूखे, यही होता है खैर पेड़। आपके घर के सामने जो पार्क है ना, उसमें भी ये लगा हुआ है, बिल्कुल जो आपके घर के सामने पार्क है। उसके बाद मलबरी, ये रहा, इसी को हिंदी में शहतूत बोलते हैं क्या? हाँ, शहतूत का पेड़। तो ये हो गया ट्रॉपिकल डेसिडुअस बायो। ओके, अब बात कर लेते हैं एक और की, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई बायो। ठीक है, यानी कि हॉट एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन वाली बनेगी, ह्यूमिडिटी तो नहीं कहेंगे, हॉट बनेगी एंड ड्राइनेस कंडीशन बनेगी, लेकिन बारिश भी होती रहेगी। ठीक है, गीला भी रहेगा, सूखा भी रहेगा। अब जब गीला सूखा जब ऐसा होता है, घास लंबी लंबी हो जाती है। ठीक है, तो सवाना, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई बायो, घास का स्ट्रक्चर दोनों में है। मैं आप लोगों से बस एक डिफरेंस जानना चाहता हूँ, ये अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो सवाना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर भी घास होगी। ठीक है, हमने एक स्टेपी भी पढ़ा था। तो मुझे एक बात बताओ, ये अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे कि स्टेपी, मैं कुछ और कलर का पेन यूज़ करता हूँ, पर्पल पेन यूज़ कर रहा हूँ मैं, स्टेपी, और ये हो गया आपका सवाना। 1 मिनट के लिए PDF क्लियर करते हैं पहले ज़रा, अब देखते हैं ज़रा। एक है स्टेपी, दूसरा है सवाना। आप ना ज्योग्राफी का कोई सा भी किसी भी ईयर का टेस्ट ना विजन IAS का उठा के देखना एक बारी मॉक टेस्ट के लिए, ज्योग्राफी का जो इनका टेस्ट आता है या इनसाइट्स का जनरली, लेकिन विजन IAS में देखना आप कभी, इसमें पक्का इसके बारे में क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन इतने इजी होता है ये स्टेपी सवाना के ऊपर, या जो भी हम ये बायोम्स पढ़ रहे हैं सारे के सारे, बहुत इजी होता है, लेकिन अब इतनी डेप्थ में जाकर कोई पढ़ता ही नहीं है तो वो क्वेश्चन उनको टफ लगता है। एंड 99.99% लोगों के बच्चों के वो क्वेश्चन गलत ही होते हैं। आप एक बारी इस टॉपिक को इत्मीनान से पढ़ना, मैं वीकेंड पे जो आपको टेस्ट दूंगा, आप उसमें एक बारी फिर उन क्वेश्चन को देखना, और मैं विजन IAS की फ़ोटो क्लिक करके आपको टेस्ट भी दूंगा उसके में, ये इनसाइट्स वाले जहाँ ये वाले क्वेश्चन होंगे। फिर आप देखना कि आपको लगेगा कि अगर हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होता ना इतना डिटेल में, जो भी हैं बायोम्स मतलब, लेकिन मैं प्रिसाइजली अभी स्टेपी और सवाना की बात कर रहा हूँ, तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सबसे पहले ना एक बार के लिए हम डिफरेंस जान लेते हैं ज़रा। एक तो क्या डिफरेंस है, ये टेम्परेट रीजन में पाया जा रहा है, ये कहाँ पर है, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ये ट्रॉपिकल। अब क्या हो गया है, मेरी बात एक ध्यान से सुनना, मैं आपको एक स्टेप बियॉन्ड लेकर जा रहा हूँ। जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा ये तो वो भी प्रिपेयर कर लेगा, लेकिन ठीक है, हमारी तैयारी जनरली मैं अपने कोर्स में यही कोशिश करता हूँ कि किसी का कोई भी ऑप्शनल हो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसने PhD कर रखी हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, वो कुछ भी हो, हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना। प्रीलिम्स वो भी क्लियर करेगा, प्रीलिम्स हम भी क्लियर करेंगे, मेंस वो भी लिखेगा, हम भी लिखेंगे।
यहाँ पर यूपीएससी आजकल बहुत एक ट्रेंड में चालाकी कर बैठा है। हालांकि ये वाला ट्रेंड वो एक ही बार लेकर आया था, ना इसके आगे था ना इसके पीछे था कभी। बात है साल 2020 की। अब वो ना ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पे थोड़ा सा डिग्रियाँ मेंशन करने लगा है। डिग्रियाँ समझ रहे हो, जैसे 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, ऐसा करके। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है, मतलब क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं, ये स्टेटमेंट कुछ ऐसी भी तो आ सकती हैं कि ये वाला ग्रासलैंड आपको बियॉन्ड 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में मिलेगा, एंड ये वाला ग्रासलैंड आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के लिमिट्स में मिलेगा विद इन दिस। तो आ सकता है कि नहीं आ सकता बताओ। अब सिर्फ एक ये छोटी सी स्टेटमेंट श्रेया मयूर टाइम वेस्ट करवा सकती है हमारा प्रीलिम्स के अंदर, जो कि 50 सेकंड का हमारा टारगेट है, उसको ब्रीच कर सकती है। हम ये सोचेंगे ना कि ट्रैप होगा पक्का, इसने स्टेटमेंट उल्टी सीधी कर रखी होगी। नंबर, कई लोगों की आदत क्या होती है एलिमिनेशन की, नंबर देखा और एलिमिनेट, डेट देखी एलिमिनेट, कि ये तो पक्का गलती दे रखा होगा। 2018, 19, 20 में उसने सब कुछ ठीक दिया था, सारे नंबर सारी डेट 90% क्वेश्चन में। और कई लोगों का सिर्फ जो यूट्यूब की एलिमिनेशन देखकर चले जाते थे, ऐसे वो करने की कोशिश करते थे और गलत हो गया था उस साल। मतलब नंबर देकर आप क्या सोच रहे हो कि एलिमिनेट हम कर देंगे और ऐसे करके लवासना में ट्रेनिंग कर लेंगे बर्फों में बैठ के। वो गेम अब नहीं रहा। यूपीएससी का एक बारी बहुत गंदा ईगो हर्ट कर दिया था कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने। बात है साल 2016 की, जब विजन और इनसाइट्स आईएएस की टेस्ट सीरीज से 2015 भी और 16 भी, 2015 में 92 क्वेश्चंस फिट हो गए थे और 15 में 92 क्वेश्चंस एंड 16 में 97 क्वेश्चंस। और 2015 और 14 का पेपर तो ऐसा था, आप कुछ भी पढ़ के नहीं गए होते प्रीलिम्स के अंदर, सिर्फ एलिमिनेशन के बेसिस पे प्रीलिम्स क्लियर हो जाता जितनी कट ऑफ गई थी। तो जो अर्तिका शुक्ला बोल रही थी ना, आपने एक वीडियो देखना कभी विजन आईएएस पे कि प्रीलिम्स इज कूल। मैं कहता हूं 2013 से लेकर ना 2022 तक के सारे रैंक 1 बिठा दो और अब बता दो इनमें से कौन कूल। सारे रैंक 1 बिठा दो, क्या सबकी रैंक 1 आ जाएगी फिर? क्या दोबारा से हो सकता है दोबारा प्रीलिम्स भी क्लियर ना कर पाए? दो डिफरेंस तो ये हो गए। तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो, जो कि हाँ यहाँ पर एक क्या है, जो घास होगी ना, मेन डिफरेंस तो यही है। ग्रास होगी यहाँ पर स्टेपी के अंदर शॉर्ट है, यहाँ क्या है ग्रास टॉल है। ओके, ये 2-3 डिफरेंस है। एंड एक और चीज, हमने जब फोटो देखी थी अभी उस वाले ग्रासलैंड की जो टेम्परेट रीजन में था, जिसको हम लोग स्टेपी बोल रहे थे, क्या एनिमल डाइवर्सिटी ज्यादा थी? लेस एनिमल डाइवर्सिटी। यहां क्या होगा, ऐसे करके लिखना होता है इसको, एनिमल डाइवर्सिटी मोर नहीं लिखते, एनिमल डाइवर्सिटी इज मोर देन स्टेपी। लेकिन दोनों की कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन ये है कि यहां पर दे आर बोथ वेरी गुड एंड पेड। दोनों में क्या मिलेंगे? शॉर्टर नहीं थे ना, क्यों? देखो यही तो गलती हो जाती है। स्टेपी क्या वहीं तक लिमिटेड है, या वोटेड स्टेपी नहीं है, है ना? यही करता है वो गलती। देखो मयूर, पता है, मतलब बुरा मत मानना, लेकिन एक बार बता रहा हूँ, वो ऐसे ही खेलता है। फिर जब कोई क्वेश्चंस के ऊपर इंस्टीट्यूट्स डिबेट नहीं करते हैं कि इसके तो बड़े मीनिंग निकल सकते हैं क्योंकि स्टेपी इज नॉट लिमिटेड टू ग्रास ओनली, वोटेड स्टेपी भी होते हैं, फिर वो क्वेश्चन डिस्प्यूटेड कैटेगरी में डाल देते हैं इंस्टीट्यूट के। यूपीएससी जब आंसर की रिलीज करेगा तब देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। जो इंस्टीट्यूट जो सोर्स भी बताते हैं ना, यूपीएससी ने क्वेश्चन वहाँ से उठाया, ये उठाया, वो उठाया, वो ऐसा कुछ नहीं होता।
यूपीएससी ने बस एक स्टेटमेंट फ्रेम करी, वो फंस गई किसी एक जगह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो बस उसको गूगल पे डाल के और वो देखने लग गए कि इसने लाइन वहाँ से उठाई थी, यहाँ से उठाई थी। और पहली बात तो ये है, आपसे कौन कह रहा है आज के टाइम में कि प्रीलिम्स के अंदर ट्रिपल डिजिट नंबर लेकर आने आपको? कट ऑफ तो जा ही नहीं रही इतनी। 49 क्वेश्चंस को करके तो मेंस को लिखने का मौका मिल रहा है, लेकिन ये 49 क्वेश्चंस के अंदर बस आपका कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए बिल्कुल सुल्तान की तरह होना चाहिए, गर्दन और इरादे एकदम मजबूत, गलती हो ही नहीं सकती मेरे से। इसलिए तो मैं कहता हूँ बिना करंट अफेयर के आराम से कट ऑफ क्लियर करी जा सकती है। हालांकि एम हमारा ये नहीं है, 98 मार्क्स का एम नहीं है, एम हमारा सेफ साइड के लिए 125 रहता है। हाईएस्ट जो इसकी वेरिएशन रहती है, मैं आपको पहले ही बता दूं, आप जो एक्सपेक्ट करके चलना वो 155 ही करके एक्सपेक्ट करके चलना, ठीक है? कि आप जैसे पूरा कोर्स ये कंप्लीट कर लो, सारी अपने बुक्स पढ़ ली। मैं मेरे कोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ज़ीरो हूँ। आपकी लर्निंग के ऊपर, आपकी एनालिसिस के ऊपर आप बस इतना टारगेट लेकर चलना, ये आपका बिना करंट अफेयर के भी फंस जाएगा इतना आराम से। आप कुछ पीटी मत पढ़ो, कुछ बजट मत पढ़ो, इकोनॉमिक सर्वे मत पढ़ो, फाड़ दो सबको, इतना आप टारगेट लेकर चल सकते हो आराम से। लेकिन उसके लिए एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। आपकी एनालिसिस ये होनी चाहिए कि जो 6 साल से तैयारी कर रहा हो, जो लगातार 6 बार के लिए इंटरव्यू में पहुंच रहा है, आप उसको बीट करने की ताकत 1 साल के अंदर रखो। क्यों? एक तो सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर वर्क करता है, मैं अगेन रिपीट करता रहता हूँ बार बार, तमिलनाडु की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसा नहीं कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, 12 घंटे जगना पड़ेगा, आपको बादाम खाने पड़ेंगे, बंगाली बाबा का चूरन खाना पड़ेगा साइलेंसर की तरह, बकवास बातें हैं। काजू बादाम खाने से ऐसा कोई होशियार नहीं बना। इंसान के मन के अंदर जब गर्मी होती है ना, तो गधे से गधा इंसान भी मेहनत करके अनलिमिटेड रॉकेट बन जाता है, और जिसके पास सारी सहूलियत होती हैं, और अगर उसको हरामखोरी की आदत पड़ गई तो वो भी बर्बाद हो जाता है। तमिलनाडु बुक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नो वन कैन डिनाई द फैक्ट सीइंग द पेपर ट्रेंड कि मद्रासी पेपर बना रहे हैं, एंड ये चीज़ एक हिडन है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस रिलीज़ नहीं करता अपनी यूट्यूब के प्राइवेट उस पर पब्लिक चैनल पर। सबसे कम वीडियोस मैंने तमिलनाडु की डाल रखी है, सबसे कम व्यूज़ भी उसके ऊपर आते हैं, क्योंकि लोगों को आज भी वही चाहिए। मैं करंट अफेयर की वीडियोस चलाऊंगा ना अभी विजन IAS की, एक महीना लगेगा 1 लाख सब्सक्राइबर जोड़ने में, चाहिए ही नहीं मुझे, सबको क्यों स्ट्रैटेजी रिवील करनी है। कहाँ गया ये हमारा सवाना? तो आज के बाद आपसे कोई पूछे सवाना, मुझे बताओ मैं इसके लिए अर्थ पर कहाँ जाऊँ, इक्वेटर से कितना ऊपर या कितना नीचे जाऊँ? बताओ सवाना को ढूंढने के लिए कहाँ तक जाऊँ, लक्ष्मण रेखा कहाँ तक बनाऊँ? इक्वेटर से चलना शुरू कर रहा हूँ मैं, नॉर्थ की ऊपर जा रहा हूँ 0 डिग्री से। एक बार इक्वेटर पे आई, इक्वेटर अच्छा मिट गया हमारा, ये है 0 डिग्री की लाइन। बताओ कितनी ऊपर चला जाऊँ? नीचे कितना चला जाऊँ? और स्टेप ही चाहिए तो अब कहाँ चला जाऊँ? बियॉन्ड 23। कहाँ तक चला जाऊँ 23 से कहाँ तक? और यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ। आप देखना ध्यान से, सॉरी साउथ। 1 मिनट के लिए आप इसको ध्यान से देखना। पहले यहाँ पर साउथ कर देते हैं। इसके बीच में क्या लिखूं मैं? क्यों बता रहा हूँ मैं ये? आपको लग रहा होगा टाइम वेस्ट हो रहा है, इतना समझ गया, बस ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब भी आप सवाना और स्टेपी खुद से नोट बना रहे हो, या PMF वाइज की बुक है आपके पास, क्या जाता है 5 मिनट के लिए अच्छा सा प्यारा सा एक अर्थ बना लो, इक्वेटर बना दो, डिग्रियाँ बना लो, और वहाँ लिख दो कि यहाँ तक स्टेपी बनेगा। लेकिन ये वाली जो 5 मिनट की मेहनत होगी ना, 5 मिनट यहाँ पर और 5 मिनट नीचे, ये आपको इतना बचा लेगा कि दोबारा आपको प्रीलिम्स नहीं लिखना पड़ेगा। आप इस चीज़ को सोच के देखो ना। कहने के लिए देखो, मैं एक बहुत बड़ी लिमिटेशन मानता हूँ अपनी, कि एक पैराग्राफ के ऊपर मैं 1 घंटे बात करता हूँ। लेकिन फिर आप ये भी तो सोचो ना कि अगर आपने उसको कंठस्थ कर लिया अच्छे से, सारे कंसेप्ट आपको पता लग गया, मैं तो वर्ड मीनिंग तक के ऊपर आपको बता देता हूँ। मैं तो जैसे प्रॉपर जिसको कहते हैं ना स्पून फीडिंग के, मैं तो आपको ये मतलब भी बताकर चलता हूँ, क्योंकि यार मैं सबके लिहाज से यहाँ पर बात करता हूँ
कि कोई इंग्लिश मीडियम से, कोई किसी भी मीडियम से, सबको पता होना चाहिए. नो वन कैन डिनाई द फैक्ट दैट दिस बुक इज़ टफ इन द सेंस कि यार अंग्रेजी बहुत ठूसी हुई है और ऐसी चीज़ है कि हमारा इसका बेस नहीं है. तो मैं तो आपसे यहाँ तक बात करता हूँ कि लग्जूरियंट का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब पता होना चाहिए. एक ही बार की तो मेहनत है. चक्रव्यूह में थोड़ी ना फंसना है कि 10-10 बार फिल्म्स लिख रहे हैं. कोटे की हैं तो पता चला 15-15 साल के लिए पसा के ही बैठ गए इस एग्ज़ाम को लिखने के लिए. वीडियोस का एक्सेस मैंने 3 साल तक क्यों दे रखा है? उतने में भी नहीं हो पाया तो फिर चपरासी के एग्ज़ाम की तैयारी करना. तीन साल मोर देन इनफ होता है जिस हिसाब से हम चल रहे हैं. मैं नॉलेज की और उसकी बात नहीं कर रहा कि कुछ भी किसी भी दिशा के अंदर 3 साल लगाने लग जाओ. तो सवाना लैंडस्केप जो होता है इट इज़ टिपिफाइड बाय, मतलब इट इज़ आइडेंटिफाइड बाय टॉल ग्रास नंबर 1 फीचर एंड शॉर्ट ट्रीज. ठीक है, यहाँ देख लेते हैं एक बार के लिए सवाना पे. सवाना बायो. सवाना बायो ये आपको कैसा लग रहा है? मतलब ठंडी जगह है, गर्म जगह है, कैसा लग रहा है देखकर फोटो में? गर्म. ठीक है, आप जैसे इस फोटो को देखो, यहाँ की आसपास की वेजिटेशन को देखकर क्या लग रहा है? गर्म है, ठंडा है, क्या है? घास को देखो, गर्म है. ठीक है, सवाना लैंडस्केप जो है वहाँ पर लंबी लंबी घास होती है, शॉर्ट ट्रीज होते हैं. हाँ, शॉर्ट का मतलब ये भी नहीं है कि आपकी कमर तक खड़े होंगे वो पेड़. जिराफ तक के खाने लायक होता है मतलब वो, लेकिन वो ऐसे पेड़ बहुत कम होते हैं. जिराफ की भी गर्दन झुकवा दी जाए, पेड़ छोटे ही होते हैं. ऐसा भी नहीं है कि बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं. जो ट्रीज़ हैं यहाँ पर वो डेसिजुअस हैं. दे शेड देयर लीव्स इन द कूल एंड ड्राई सीजन. क्यों कर देती हैं? पत्तियाँ क्यों गिरा देती हैं? यहाँ पर रीज़न क्या है इनका? ताकि जो ट्रांसपिरेशन जो होता है, ट्रांसपिरेशन का मतलब ही दोस्तों यही होता है, ये एक बायोलॉजी का वर्ड है. 9th क्लास की बायो में टिश्यू एक चैप्टर है, वहाँ पर डिस्कस करा हुआ है इसके बारे में, 9th क्लास की एनसीईआरटी. अब ट्रांसपिरेशन का मतलब ही यही होता है, लॉस ऑफ वाटर. ताकि एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर जो होता है, जो हो सकता है पत्तियों में, वो नहीं हो. पत्तियां इसलिए झड़ जाती हैं. पेड़ पानी बचाना चाह रहा है यहाँ पर, और एग्जाम्पल है इस प्रकार का पेड़ जो हरकत करता है, इसेसिया. इसेसिया. अगर मैं यहाँ पर किसी एनिमल को लाके खड़ा कर दूं इमेजिनेशन में, यहाँ कौन देखेगा इसके बगल में मुझे एनिमल? जिराफ. ट्रीज हैव ब्रॉड ट्रंक्स विद वाटर स्टोरिंग डिवाइसेस, ताकि अगर यहाँ पर सूखा पड़े, बारिश लंबे लंबे समय तक नहीं हो रही है, तो वो पानी स्टोर रहे. ये देख रहे हो, मोटी मोटी ब्रांचेस हैं इसकी, पूरी पूरी मोटे मोटे ट्रंक्स हैं इसके. और दिखाऊं? बस इसकी बेल नहीं लटक रही है और ये घना नहीं है, वरना ये प्रॉपर बरगद का पेड़ नहीं लगता. वैसे बताना ज़रा, मोटा तो है ही ना काफ़ी, है ना. लेकिन पेड़ों के अंदर स्पेसिंग, पत्तियों के बीच में स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो पत्ती झड़ जा रही हैं. इसका मतलब पानी बचाने की कोशिश कर रहा है ये पेड़.
बड़े सारे जो ट्रीज होते हैं दे आर अम्ब्रेला शेप्ड। जी हाँ, एक बार इसको ध्यान से देखो, इस डायग्राम को, इसको ध्यान से देखो। सेम चीज है, अम्ब्रेला शेप, ठीक है। सिर्फ नैरो एज, सिर्फ इनके जो एजेस होते हैं वही नैरो होते हैं टू द स्ट्रॉन्ग विंड्स, मतलब जो हवाएं वगैरह जैसे चलती रहेंगी सिर्फ उनके जो एजेस होते हैं उन नैरो एजेस पे लगती रहती हैं हवाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, मतलब वो करके स्ट्रॉन्ग तो है, जड़ें काफ़ी मजबूत होती हैं इनकी, ठीक है। लेकिन फिर भी पत्तियों वगैरह को ज़्यादा रखना भी ज़्यादा पसंद नहीं करते, ताकि पानी वगैरह जो है वो ना, मतलब क्या कहते हैं, जो पानी वगैरह है वो ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। एंड ये जो है इन एजेस की बात करी जा रही है, ये आप यहाँ पर देख लो, ये ठीक है। सवाना बायोम जो है इट इज़ रिच इन मैमल डाइवर्सिटी, बर्ड डाइवर्सिटी एंड रेप्टाइल डाइवर्सिटी। मैमल बता दो जरा कौन कौन से मिलेंगे यहाँ पर। नहीं, हम क्यों मिलेंगे यार हाँ, अफ्रीका में कुछ कुछ हो सकते हैं, ठीक है, ट्राइबल, बिल्कुल ठीक है, मैं गलत तो नहीं कह रहे आप, ऐसे ठीक ही कह रहे हो। लेकिन शेर है, जिराफ्स होंगे, हाथी भी हैं, रेप्टाइल में कौन कौन मिलेगा। मगरमच्छ नहीं होता यार, हमें क्या, तुम्हें पागल हो गए हो, कहाँ से मिलेगा मगरमच्छ, बिना पानी के रह लेगा मगरमच्छ। रेप्टाइल क्या मिलेगा बताओ। सांप मिलेगा, और कुछ लिजार्ड मिल सकती है जंगली, बिल्कुल। कुछ बरोइंग एनिमल्स भी मिल सकते हैं यहाँ पर, जो गड्ढा खोद के नीचे रह रहे हो, मिल सकते हैं। और वो इस वजह से क्योंकि ऊपर ना सूखा बहुत होगा, पानी बहुत होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मतलब ऊपर की साइड ही वो रहे, कुछ कुछ बरोइंग एनिमल्स भी यहाँ पर होते हैं। ये वाली बात में एक सिंगल परसेंट भी परेशान मत होना, ये सारी चीज़ें, सारे बायोम्स दोबारा से ज्योग्राफी में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, और उधर ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आपका यहाँ पर ट्रेलर चल रहा है, वहाँ पिक्चर चलेगी। अब जो सवानाज हैं, यहाँ पर भी आसानी से आग लग सकती है, आग लग सकती है। हाँ, कैसे भी करके मतलब बस आग लग सकती है ना। कुछ वैसी जगह जैसे अभी यहाँ पर शेर खड़ा हुआ था, राइट, आग लग सकती है। एंड हल्की सी कोई भी चिंगारी वगैरह बहुत भीषण आग लगा सकती है यहाँ पर, सब क्योंकि सूखा है, ड्राई ग्रासेस हैं, एकदम से आग कैच कर लेंगे, पूरा एरिया ये जल के राख हो सकता है। तो चलो, सवानास आर मेंट टू बर्न। कभी कभार यहाँ पर जो जंगलों के अंदर जो आग है, बायोम के अंदर जो आग है, ये जो पशुपालन यहाँ पर करते हैं ना, कुछ कुछ फार्मर्स, कैटल फार्मर्स, वो लगा देते हैं। सवाना ग्रासलैंड्स में ये आग लगाने की प्रक्रिया उनका एक ट्रेडिशनल मैनेजमेंट का तरीका है, सवाना ग्रासलैंड को बरकरार रखने का। क्योंकि क्या होगा, जब आग लगेगी उससे आग लगने के बाद राख बन जाएगी, वो एक बारिश का इंतज़ार, ग्रासेस यहाँ पर भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं, न्यूट्रिशियस ग्रास फिर से उगेगी एनिमल्स के लिए।
एक तो ये फायदा। दूसरा, आग लगने का फायदा क्या है? घासों में जब एनिमल्स चरने जाएंगे, और कुछ फार्मर्स यहाँ पर उनका पशुपालन कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, एनिमल रेयरिंग कर रहे हैं, मतलब उनके पास हैं वो कैटल्स हैं जिसको वो दूध के लिए यूज़ करते होंगे या किसी भी चीज़ के लिए, पोल्ट्री फार्म वगैरह जो भी है। अब यहाँ पर क्या होगा, घासों में कभी कभार कुछ ना टिक्स होगी। टिक्स आप जानते होंगे, अश्वपीत कुत्तों के भी लग जाती है, तकलीफ होती है उनको, एनिमल की स्किन के लिए ठीक नहीं होती है, कीड़े जो होते हैं खून चूसते हैं उनका। पैरासाइटिक टिक्स नहीं पता आप लोगों को? हाँ, ये डॉग स्क्वायर बहुत परेशान करती हैं यार, हद से ज़्यादा। ये इसको कई लोग निकालते हैं आराम से बैठ के अपने कुत्तों को, जैसे जब बाल वगैरह जैसे ठीक कर रहे हैं, उनके शैम्पू में भी कोशिश करी जाती है। जैसे हमारा हेड एंड शोल्डर होता है ना डैंड्रफ के लिए हटाने के लिए, ऐसे ही कुत्तों के शैम्पू में जनरली ये चीज़ इंश्योर करने की कोशिश करी जाती है कि उनके बाल वगैरह ना अच्छे से आप नाखून से मालिश कर करके, जैसे हम लोग अपने बालों में तेल लगाते हैं, शैम्पू बहुत अच्छे से स्कैल्पिंग करते हैं, तो स्कैल्पिंग में शैम्पू लगाते हैं उसको डैंड्रफ को साफ़ करने के लिए। ऐसी जो डॉग्स के लिए जो शैम्पू आता है उसमें भी कोशिश करी जाती है कि बालों के बीच में अगर कुछ टिक्स हो, ये चिपक जाती है एक्चुअली, और ये ना उनका खून पीती रहती है, जिससे उनको कभी कभार ना बुखार तक आ जाता है, बॉडी के अंदर भी चली जाती हैं। बिल्कुल। उसके बाद एक तो क्या होता है, जब आग लगेगी, ये घासों में जो टिक्स होती है ये मर जाएगी, जल जाएगी। तो जब नेक्स्ट जो न्यूट्रिशियस ग्रास होगी, चांसेस कम रहेंगे कि जो सारी की सारी जो टिक्स है निकल गई हैं उस एरिया से, अब वो दोबारा घासों में नहीं हो सकती, चांसेस यही है। और जो कांटे वाले जो झाड़ियाँ वगैरह जो उग जाती हैं, उनकी ग्रोथ भी मैनेज हो सकती है आग लगने की वजह से। कुल मिलाकर हमें यहाँ पर 100% जो प्रोटेक्शन देनी है, आग लगाने का जो कारण है, मेन हमारा मकसद है वो क्या है, हम क्या करना चाहते हैं अल्टीमेटली, सब कुछ किसके लिए करा जा रहा है, किसकी भलाई के लिए करा जा रहा है? कैटल्स की भलाई के लिए। अब अगर आग ना लगाएं तो चलेगा क्या काम? बड़े सारे जो सवानाज है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे अगर आग नहीं लगेगी तो। घासों के अंदर ना यहाँ पर न्यूट्रिशन बरकरार नहीं रह पाता। ये घास को एनिमल्स चरेंगे ना, एक टाइम तक ही चर पाते हैं, बाद में वो इग्नोरेंट हो जाते हैं इसको लेकर। ये एक ऐसी चीज़ है कि रोज़ आपकी मम्मी ने आपके लिए दलिया बनाकर रख दिया या खिचड़ी बनाकर रख दी, कब तक खा लोगे? रोज़ बीमार थोड़ी ना हो, कभी तो चटोरेपन का मन करेगा। और सिर्फ खिचड़ी खा खा के किसी ने बॉडी बनाई है क्या आज तक? इनको भी न्यूट्रिशियस फूड चाहिए। सिर्फ इन घास से कुछ नहीं होता, एक टाइम के बाद इसका न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा। सीज़न चेंज हुआ, गर्मी ज़्यादा पड़ी, जितना न्यूट्रिशन है इन घासों में, एक तो वैसी सूखी सूखी सी रहती हैं घास यहाँ पर, और जितना न्यूट्रिशन है वो भी और निचोड़ जाता है। तो सिर्फ क्या है, पेट भरने के लिए, चरने के लिए स्टफ तो अंदर जा रहा है। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप भूखे हो, मम्मी पापा आपके घर पे रहते नहीं हैं, आप मैगी खाए जा रहे हो, कब तक मैगी खा लोगे? अंदर मैगी, चिप्स और ब्रेड तो आपके जाता रहेगा रोज़ पेट भरने के लिए, उससे क्या न्यूट्रिशन मिल जाएगा क्या? इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। तो बड़े सारे जो सवानास हैं ना, जो एनिमल्स को वो सपोर्ट करते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। और इनको लाइट करना, लाइट करने का मतलब यहाँ पर है कि आग लगाना, ये एक मैनेजमेंट एक्टिविटी ही माना जाता है। यानी कि यहाँ पर जो फायर है ना, जो बर्निंग प्रोसेस है, एक्चुअली यहाँ पर कंक्लूजन में हम लोग ये बोल सकते हैं, इट इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट करता है बड़े सारे एनिमल्स की डाइवर्सिटी को, उनकी स्पीशीज़ को। और इस प्रकार के काम ज़्यादातर अफ्रीकन सवानास में करे जाते हैं। अफ्रीका एज अ कंट्री
जहां से 3 चीजें पास होती हैं, बताओ क्या क्या? कैंसर, नंबर 2 कैप्रिकॉर्न, नंबर 3 इक्वेटर। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं जो अफ्रीका है 365 दिन 24 घंटे वो ट्रॉपिक्स के बीच में लाई करता है कंप्लीट तरीके से, सन से कभी आउट ही नहीं हो सकता अफ्रीका, है ना? सवानास बेस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं। अब आप कहोगे अगर फायर लगती रहेगी सवाना में, तो वो तो एक तरीके से ऐसी चीज हो गई श्रेया, जो तुम लोग पंजाब में बैठ के काम करते हो, मैं दिल्ली वालों को तंग करते हो। दिवाली आई नहीं, पराली जलाना शुरू कर दी तुम लोगों ने। अब क्या होता है, अगर यहाँ पर ये सवानास जो है यहाँ पर आग लगेगी, ये तो पराली वाला धुआं हो गया। चलो यहाँ पर, चलो ठीक है, आसपास में किसी को खांसी नहीं होगी, ये तो खुले खुले मैदान है, कोई नहीं रह रहा यहाँ पर, ज़्यादा इंसान नहीं रह रहे, कार्बन तो रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में। लेकिन एक्सक्यूज मी, यहाँ पर एक ही शब्द बोला जाता है कि सवानास के अंदर आग लग रही है। आग लगने की वजह से जब भी कोई चीज़ जलती है तो वो कार्बन रिलीज करता है एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन ये कह रहा है आग लगने के बावजूद भी सवानास कार्बन न्यूट्रल रहेंगे। WTF, ये क्या बात हुई? जो फायर्स हैं सवाना के अंदर, जिनसे ड्राई घास जो होगी वो बर्न होगी टोटल तरीके से, वो हर साल ना रीग्रो होगी। ठीक है भाई, ये हमें भी पता है, ऊपर समझा दिया इसने, लेकिन ये बता कि कार्बन न्यूट्रल कैसे होगा? क्या जितना CO2 रिलीज हुआ है आग लगने की वजह से, वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा जब अगले साल नई घास ग्रो होगी। वो कार्बन को जो एटमॉस्फेयर के अंदर है उसको खींच लेगी। और इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं पेड़ों की? जल्दी बताओ। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। इसके प्रकार और सारे होते हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक कार्बन को खींच लेना किसी भी वेजिटेशन, प्लांट, घास, फूल, पेड़ पौधों के द्वारा, उसको कहते हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। इंडोर प्लांट्स हम लोग क्यों रखते हैं अपने कमरों में? रूम के अंदर उससे क्या नहीं भरता? CO2। ज्यादा पेड़ लगाने को क्यों बोला जाता है? प्लांट का फूड क्या होता है? ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड। और बदले में देता क्या हमें? हमारे दिमाग के लिए जो फूड होता है वो क्या होता है? हमारा दिमाग ऑक्सीजन इनटेक करता है या CO2? O2। CO2 जैसे ज़्यादा भर जाए ना, आप कोशिश यही करा करो कि बंद कमरों में ज़्यादा पूरी तरीके से कमरे बंद करके और पंखा चला के मत बैठा करो। CO2 जैसे ज़्यादा भर जाता है ना, तो उससे भी लॉन्ग टर्म में आपका मेमोरी लॉस होने लग जाता है। मतलब आपको लगेगा हम मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमें कुछ याद नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वो उन लोगों के साथ होता है जो बंद कमरों में पंखा चलाकर बैठे हुए हैं आराम से, और कहीं से कहीं फ्रेश हवा नहीं आ रही, कहीं वो उठ नहीं रहे हैं, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए जब भी कोई भी आपको लगे कि आपको ब्रेक लेना चाहिए, तो यू शुड डू सम सिटअप्स और पुशअप्स, ठंडा पानी पीना, खिड़कियाँ खोल के रखना थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ये ही आपके दिमाग का फूड होता है। काजू बादाम खाने से आज तक किसी का UPSC नहीं निकला, वो बेकार बातें होती हैं। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।